वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेस टू फेस स्पेशल क्लास में। ये क्लास आपके फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित क्लास है। आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन थोड़ा सा देर से शुरू हुआ है, इसी बीच टेक्निकल इशू था और टेक्निकल इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आज की क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, यानी क्लास की जो लेंथ होगी थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 8 है, सीधा क्लास पर फोकस करते हैं। आज आठ क्लास अपनी, और पिछले जो सेशन थे हमारे उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ बातों पर फोकस किया था। बजट की शुरुआत की थी, बजट में इनकम टैक्स से संबंधित मसलों पर काफी डीप डिस्कशन किया था हम लोगों ने। ठीक है, दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, केवल दो सवालों के जवाब आपको देने हैं। बजट पार्ट सेकंड पिछली क्लास में डिस्कस किया गया, बजट थर्ड आज की क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला सवाल तो अगर हम बात करें वो कौन सा सेक्शन है जिसके बारे में आपको बताया गया था, सेक्शन जिसके तहत आपको 12 लाख तक, 12 लाख तक, अप टू 12 लाख तक टैक्स रिबेट मिलेगा। टैक्स रिबेट किस सेक्शन के तहत दिया जा रहा है? दूसरी बात, मैक्सिमम टैक्स जो है आपको पता, मैक्सिमम जो टैक्स है वो कितने लाख से ऊपर के अर्नर्स पर लगेगा और वो कितना होगा? ठीक है जी, और वो टैक्स कितना होगा ये आपको बताना है। तीसरी बात हमने आपको बताई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में। उनमें से 3 आरबीआई से संबंधित होते हैं और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 3 नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 3 लोग सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, उनके नाम क्या है? उनके नाम क्या है ये बताना है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं जब, तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है आपका, इस क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है, इसकी सीमा कितनी बढ़ाई गई है? ठीक है, तो बेसिक बातें आपके लिए यहाँ पर। और श्रुति बेटा कल मंडे था, मंडे को ऑफ रहता है, उस कारण से मैं बाहर भी था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। ठीक है बच्चे, बच्चों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो अप टू 12 लाख तक टैक्स रिबेट किस सेक्शन के दायरे में मिलता है आपको, है ना? 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख में अगर आप 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ लें, स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ लें, तो ये 12.75 लाख कितना हो जाएगा? 12.7 लाख, 12.75 लाख हो जाएगा। ठीक है, और देव का आंसर यहाँ पर आया, देव बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन 87 ए, सेक्शन 87 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेक्शन 87 ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सेकंड अभिषेक आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, सगुन का भी आंसर यहाँ पर एकदम सही आया। देखिए जब हम बात करते हैं मैक्सिमम टैक्स की, मैक्सिमम टैक्स आपका 30% है। कितने परसेंट है? 30% टैक्स है। कितने बच्चे? हाँ, मैक्सिमम 30% टैक्स है। और कितने लाख पर? अब 24 लाख, 24 लाख से ऊपर की इनकम पर आपके ऊपर ये टैक्स लग रहा है। तो बच्चे बता रहे 30% टैक्स है। ठीक है, अनामिका का यहाँ पर आंसर आया डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य, सौगता भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, इसके अलावा ठीक है, ठीक है, एमपीसी के 6 मेंबर की बात कर रहे थे, 3 लोग जो राम सिंह, प्रोफेसर राम सिंह साहब, सौगता भट्टाचार्य, तीसरा नाम है नागेश कुमार साहब, नागेश कुमार साहब। ठीक है, इंश्योरेंस में एफडीआई की बात करें तो इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा जो है वो 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 100% कर दी गई। 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। ठीक है, थोड़ी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। संजय मल्होत्रा, राजेश राव और राजीव रंजन साहब, ये 3 लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज बजट का तीसरा सेशन है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें लगातार अपने सेशन में पढ़ते रहेंगे जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अरे चलिए, बजट की जब चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम हमेशा ये बोलते हैं कि बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब है कि आप अपना बजट कैसे तैयार करें। तो उसके दो हाथ होते हैं, एक साइड में होता है इनकम और दूसरे में होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम की बातें साइड रखते हैं और एक्सपेंडिचर पर फोकस करें। पहले एक्सपेंडिचर दो प्रकार के बनाए जाते थे, लेकिन 2017 से एक ही एक्सपेंडिचर पर फोकस किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे आप शॉर्ट में कैपेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स है उसे बढ़ाया गया, राइजेस टू 11.21 करोड़ एज पर द, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26। द बजट एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाज 11.11 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पर लाख लगा दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लाख करोड़। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रखा गया है? वो है 11.21 लाख करोड़ रुपीस इस बार का, और पिछले साल के बजट की बात करें तो वो कम था, 11.11 लाख करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो ये डेटा जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार डेटा पर थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको। डेटा से संबंधित आपके आरबीआई ग्रेड बी में फेज 1 में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और फेज 2 में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार की बात करें, पूरा का पूरा बजट, ऐसा बहुत से लोगों का कहना था कि बजट जो है वो बिहार फोकस था। वो कई लोग बोलते हैं कि देश का बजट नहीं था, वो बिहार का बजट था। आने वाले समय में चुनाव है, इस नजरिए से बिहार पर पूरा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इस नजरिए से बिहार में एग्रीकल्चर की बात करें या फिर हम एयरपोर्ट की बात करें, इन सब पर काफी फोकस किया गया है। इसी के साथ में बिहार मखाना बोर्ड खूब चर्चाओं में रहा है। बजट 2025 अनाउंस्ड इंडियाज प्लान्स टू क्रिएट मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड पर फोकस किया गया है। मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, विच विल बी एस्टैब्लिश्ड इन बिहार टू इंप्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। बिहार की बात करें, बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी, लेकिन बिहार पर फोकस किया गया। बिहार का एक तबका है, बड़ा तबका है, जो कि इसके प्रोडक्शन से संबंधित है और उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रिलाई करती है। लेकिन काफी अर्से से इस पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा था और इस बार के बजट में इस बात पर ध्यान रखा गया और इस नजरिए से इस बार की बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना से संबंधित अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, या सर मैंने कल ही, अच्छा, जय, वेरी गुड इवनिंग जय, आपने कल ही एनरोल किया है। देखिए आज की जो क्लास है वो बजट से संबंधित कुछ मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल से आप जो भी क्लास यहाँ पर करेंगे, इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे, वो एक नए टॉपिक होगा। तो कल वाली क्लास आपके एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत की जाएगी। तो उस टॉपिक से जुड़कर आप के दिमाग में आपको ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आपका कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसी पूरी, आगे बैच एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तो जो जो नए टॉपिक आते जाएंगे वो आप लगातार कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बिहार के मखाना बोर्ड से संबंधित जानकारी आपको मिल चुकी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे संबंधित सवाल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बिहार का जो मखाना बोर्ड है उसे कहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है? किसी जगह को चिन्हित किया गया है कि नहीं किया गया है? आपको उसके बारे में जानकारी है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दूसरी बात, जॉब स्कीम्स की बात करें तो मोदी 3.0 गवर्नमेंट, इसी सरकार है, अकाउंटेड इट्स प्लान टू जनरेट 22 लाख जॉब्स इन द इकोनॉमी थ्रू दिस स्कीम। इंडिया aims to enhance the productivity, quality and competitiveness of India's footwear and leather sector। तो यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो फुटवियर और लेदर सेक्टर से संबंधित है। इस क्षेत्र में 22 लाख जॉब क्रिएट करने की सरकार का प्लान है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्लान है। आगे
उड़ान स्कीम के बारे में आप सब जानते होंगे। स्कीम नई स्कीम नहीं है, उड़ान स्कीम पुरानी स्कीम है, लेकिन इसे एक तरह से रिफॉर्म करने की बात कही गई है। उड़ान की जब बात करते हैं तो ये सिविल एविएशन सेक्टर से संबंधित है। किससे जुड़ी हुई है? सिविल एविएशन से संबंधित है, सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है। ओके, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब हम उड़ान की बात करते हैं तो उसका फुल नेम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का नाम है। ठीक है, और सिविल एविएशन की जब बात करें तो बहुत तेजी से इस क्षेत्र में विस्तार देखने को मिला होगा आपको, और यहाँ पर उसी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। द गवर्नमेंट आल्सो प्लान्स टू लॉन्च अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ उड़ान स्कीम, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ उड़ान स्कीम व्हिच एम्स टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी। इसके तहत पहले भी रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया था, बट रीजनल कनेक्टिविटी पर और ज्यादा फोकस करने की बात की गई है, और रीजनल कनेक्टिविटी के तहत तहत 120 नए डेस्टिनेशंस को सर्च किया गया है एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द कमिंग 10 इयर्स। आने वाले 10 वर्षों में, ठीक है, 120 नए डेस्टिनेशंस, नए एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। साथ साथ में जो इसकी मदद से हमारे जो सिविल एविएशन सेक्टर का इस्तेमाल करके जो पैसेंजर्स जो यूज करते हैं इस वे ऑफ ट्रांसपोर्ट को, इसमें 10 करोड़ के करीब इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो अनाउंसमेंट है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी सेक्टर से संबंधित अनाउंसमेंट है, और अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण जी, बजट के अंतर्गत गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो स्मॉल मॉड्यूलर आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से संबंधित ये एक मिशन है, इसके डेवलपमेंट और रिसर्च से जुड़ी बातें की गई यहाँ पर, और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत ये इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो एलोकेशन दिया गया है यहाँ पर, वो 20,000 करोड़ रुपए का, कितने का? 20,000 करोड़ रुपीस का। एग्जाम में बजट एलोकेशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए सरकार के द्वारा कितना आवंटन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल फ्लाइट रेट्स भी कम होंगे। तो बेटा देखिए, सिविल एविएशन की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो बहुत तेजी से देश में बढ़ रहा है, वो है विमानों की जब बात करते हैं तो। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में एफडीआई को भी बढ़ाया गया है, और हम अब आपने देखा होगा कि आम आदमी भी इस वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बड़ी संख्या में कर रहा है, और इसलिए सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इंडिया एलोकेटेड 20,000 करोड़। अब भारत सरकार के द्वारा इस मिशन के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ का अलग से आवंटन किया गया है। तो सेटअप एंड सेट दैट इट विल बी डेवलप 5 एसएमआरस, तो 5 एसएमआरस तैयार किए जाएंगे। और ये एसएमआर क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इनको डेवलप किया जाएगा। कब तक डेवलप हो जाएंगे, कब तक ऑपरेशनल हो जाएंगे? 2033 तक इन्हें ऑपरेशन करने का टारगेट रखा गया सरकार के द्वारा। ये खबर इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है, एग्जाम में यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, मैं एक और बात बता दूं आपको, बजट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सब समझ आ रहा होता है, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली खास बात नहीं होती है। कॉन्सेप्ट होंगे वो इनकम टैक्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही थोड़े से आपको समझने वाले होते हैं, बाकी तो खबरें हैं, बाकी पैसा ही पैसा है बजट में। लेकिन जैसे जैसे आप 10-20 दिन होता है या 1 महीना बीतता है, आपको बजट से संबंधित बातें आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि इन बातों को रिकॉल करते रहना है। पैसा है, पैसा हाथ में मैल होता है, ऑब्वियस बात है, इतना पैसा अनाउंस किया गया तो आपके हाथ में टिकेगा नहीं और दिमाग से भी निकल जाएगा। श्रुति बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में किया जाएगा। आमतौर पर अगर देखा जाए हमारे देश में हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे ज्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, तो अब जनरल पर्पस के लिए बिजली के उत्पादन की बात करें या बाकी रिसोर्सेज की बात करें, जो भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाएगा जो अभी तक कन्वेंशन पर पूरी तरह से रिलाई करते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2070 तक अपने आप को नेट कार्बन एमिशन बनाने का है, नेट कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन बनाने का है। तो जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे? हमें इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हम रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम हो रहा है उस काम के साथ या फिर उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम 2070 तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन बना पाएंगे, इसको क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हमें इन सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी टारगेट को अचीव करना केवल टारगेट अनाउंस ही करना नहीं होता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने कमिटमेंट दे रखा है कि 2070 तक भारत जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अब इसके लिए सरकार को अनाउंसमेंट भी करनी पड़ेगी और सरकार को इस क्षेत्र में पैसे का आवंटन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं उनको सेटअप किया जाएगा और वो ऑपरेशन हो जाएंगे 2033 तक। 20,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। जो भी सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, उन सेक्टर्स से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मिनिस्ट्रीज से भी इक्का-दुक्का क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 अनाउंसमेंट, दीस आर द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच आर मेंट टू बिकम चीपर। अभी कुछ ऐसे सामान है जो कि सस्ते होंगे मार्केट में, तो बिकम चीपर आफ्टर द गवर्नमेंट गाइडेंस, आफ्टर द गवर्नमेंट गाइडेंस। तो पहले तो देखिए फोकस किया गया है जो कैंसर से संबंधित मेडिसिन है ना, उनके दाम जो है वो कम किए जाएंगे। तो कैंसर एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उन पर जो टैक्सेस है वो भी रिलैक्स किए जाएंगे, उनके दामों में भी कमी देखने को मिलेगी। सोलर पीवी सेल्स एंड लिथियम आयन बैटरीज ये भी सस्ते होंगे। अब इन इसके पीछे क्या टारगेट है? इसके पीछे टारगेट हमारा ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं अनाउंस की गई हैं जो कि घर घर तक ग्रीन एनर्जी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। आपने सुना होगा हर घर बिजली योजना के बारे में सुना होगा लोगों ने। इस योजना के तहत अब हर एक घर में 3 किलोवाट तक का, कितने किलोवाट तक का? 3 किलोवाट तक का सोलर जो कनेक्शन है वो देने की बात की गई है। उसके साथ-साथ में जो लोग हैं जिनके यहाँ भी ये एक तरह से सेटअप किया जाएगा, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाएंगे यहाँ पर। उनकी बचत भी होगी, साथ-साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में समय-समय पर योजनाएं अनाउंस होती रहती हैं, उन योजनाओं पर भी फोकस करना आपको जरूरी है। दूसरी बात, लिथियम आयन बैटरीज फॉर ईवीज एंड मोबाइल्स, ये देखिए ये जो अनाउंसमेंट है ये काम की। टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है ये भी सस्ते होंगे। तो ये बड़ी-बड़ी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बजट 2025 अनाउंसमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चर्चा कर चुके हैं। जब हम बात करते हैं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की बात कर रहे हैं, लिमिट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी होगी? 74% टू 100%, 74% से 100% के करीब ये सीमा बढ़ा दी गई है। अब इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, इस इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ने का मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है रोजगार के साधन भी डेवलप होंगे, नई कंपनीज भी तैयार होंगी। बाहर की कंपनियां जो हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो अपनी खुद की सब्सिडीज यहाँ पर तैयार कर पाएंगी, और हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर का एक लक्ष्य रखा गया इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक, हम उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल का आपने सुना होगा, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, ठीक है। इसका लक्ष्य जो है वो 2047 तक, 2047 तक का है। और इस लक्ष्य को पूरा कैसे कर पाएंगे? जब तक हम इस क्षेत्र में
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को अगर बढ़ाएंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है जो बाहर की कंपनियां वो किस तरह से आकर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अभी तक क्या था 74% का इन्वेस्टमेंट था, लिमिट थी, यानी किसी न किसी भारतीय कंपनी भारतीय संस्था के साथ मिलकर ही बाहर की इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट कर पाएगी। तो जॉइंट वेंचर के तौर पे काम करते थे, मिलकर काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर की कंपनी के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी खुद की सब्सिडीज जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकती हैं और साथ साथ में अपने ऑपरेशन कर पाएंगे। ओके, इंडियन गवर्नमेंट पैक्ड इट्स डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं। डिफेंस बजट एस्टिमेट्स 4.91 लाख करोड़ रुपीस फॉर 2025-26। अब याद रखिएगा कि डिफेंस के क्षेत्र में जो बजट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें भी इजाफा किया गया, 4.91 लाख करोड़ रुपीस ये बढ़ा दिया गया। अब है सैनिक, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है और इससे हम सहमत भी हैं। और जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, ठीक है, आप मार्केट में देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बढ़ा हुआ है तो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बजाय मार्केट में जो कैपिटल मार्केट है इसमें इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बढ़ता हुआ देखा गया है। सरकार चाहती है कि भाई जो भी आप यहाँ पर कैपिटल गेन करें उस पर आपके ऊपर टैक्स लगे। अब एक जगह सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दी बहुत बड़ी, और वो है क्या, आपके इनकम टैक्स पर। तो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, तो यहाँ पर टैक्स को बढ़ाकर बैलेंस किया जा रहा है। लेकिन इसकी चर्चा आपने कमी सुनी होगी, ज्यादा लोग खुश हैं 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उन्हें इससे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिफेंस बजट की, 4.91 लाख करोड़ रुपीस 2025-26 के लिए बजट आवंटन है। द गवर्नमेंट स्पेंड 4.56 लाख करोड़ रुपीस, ये पिछले वर्ष का है। देखिए दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस बार के बजट में इजाफा देखा गया डिफेंस सेक्टर में भी, डिफेंस सेक्टर में भी इजाफा देखा गया है, ठीक है। तो 4.91 लाख करोड़ रुपीस डिफेंस क्षेत्र में इस बार बजट एलोकेट किया गया है। पिछली बार था 4.56 लाख करोड़ रुपीस, 4.56 लाख रुपीस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर से क्वेश्चन बन सकता है। हम वो केवल एफडीआई की बात नहीं करेंगे, वहां पर एफडीआई से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर बात करें यहाँ पर बैंक एश्योरेंस की, देखिए इंश्योरेंस से संबंधित एक टॉपिक है आपका, वो क्या है, वो है बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस, जब हम बैंक एश्योरेंस की बात करते हैं, ये होता है क्या भाई, ये होता है जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो बैंकिंग संस्थाओं के साथ मिलकर इंश्योरेंस और बैंक का संगम देखा, ऐसे देखते होंगे। अब देखते होंगे आजकल बैंकिंग जॉब में भी क्रॉस सेलिंग बहुत होती है। क्रॉस सेलिंग किस चीज की जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ते हुए देखा जाएगा आने वाले समय में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण से है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसका कस्टमर डेटाबेस उतना बड़ा नहीं है। तो बातें हैं लगभग ऐसे समझ सकते हैं, सन 2000 की है, सन 2020 की करीब, सॉरी सन 2000 की बात है, 2000 की बात है। एक कमेटी का गठन हुआ था, मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी जो है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही आईआरडीआई की स्थापना हुई थी, आईआरडीआई। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन, फिर से इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बैंक एश्योरेंस इस कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, इस कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कोई पूछे आपसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ में बैंक एश्योरेंस ये किसकी रिकमेंडेशन पर स्थापित किए गए? नहीं महेश चौधरी, परसेंटेज नहीं, आप परसेंटेज तो उतना फोकस मत करिए, ठीक है। बजट एलोकेशन पर फोकस करिए, वो काफी है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं उनके में भी परसेंटेज पूछ लिए जाए, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी देखा है कभी परसेंटेज पूछा नहीं गया। आप अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज तो रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो जो एलोकेशन है वो थोड़ा देख लीजिएगा, कितना एलोकेशन किस क्षेत्र में हुआ है। एग्रीकल्चर का एलोकेशन देख लीजिएगा, स्पेशली जो स्कीम्स होती हैं, स्कीम से संबंधित जो आवंटन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा 1999 में, 1999 में एक्ट पास हुआ था आईआरडीआई से संबंधित, और फिर सन 2000 में आईआरडीआई की स्थापना हो जाती है। कमेटी कौन सी होती है, मल्होत्रा कमेटी होती है। आईआरडीआई की स्थापना हो जाती है, उसके बाद फिर बैंक एश्योरेंस का रिकमेंडेशन बाद में आता है, ठीक है। बैंक एश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो इसकी मदद से इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि जब हम बैंकों की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर का जो डेटाबेस है, कस्टमर डेटाबेस बहुत बड़ा है। और इंश्योरेंस कंपनियां जो है या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक के एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को जब यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, उनको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग का नाम दिया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग टर्म के तौर पर जानते हैं क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग ये देखने को मिलता है, ठीक है। इंश्योरेंस फॉर ऑल याद रखिएगा 2047 तक का लक्ष्य है। तो आज के इस सेशन में यहाँ पर मैं आज के सेशन में बोला था थोड़ा सा छोटा रहेगा, इस सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ। बाकी जो कहानी है, बाकी जो बातें हैं हम अगले सेशन में करेंगे। बजट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें लगभग हर सेशन के अंत में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बजट छोटा नहीं है, बजट अच्छा खासा कंटेंट होता है बजट का भी, और कोशिश की जानी चाहिए कि भी थोड़ी छोटी पॉइंट्स जो हैं वो लगातार हर सेशन में आप पढ़ते रहें। हमारी ये कोशिश होगी। आज की क्लास जो है वो तकनीकी दिक्कत के कारण थोड़ी सी देर से शुरू हुई, और यहाँ पर आज इस सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है। हाँ, और मुलाकात होगी आपसे कल के दिन एक नए टॉपिक और बजट की कुछ और बातें आपको जानने को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल आपका है सीए भास्कर सर, उससे जुड़ जाइए। कोई सवाल आपको पूछना हो वहाँ पर भेज दो, अपने सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है।